एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दृष्टि सीयूईटी सोशियोलॉजी क्लास में। मैं मनीष आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, आपके लिए एक बड़ा अपडेट है। सीयूईटी ने आपके सिलेबस में कुछ चेंजेस किए हैं। उस अपडेट्स को हम लोग आइए देखते हैं कि क्या वो चेंजेस या क्या वो अपडेट्स हैं जो आपके लिए लाए गए हैं। तो आपका जो न्यू सिलेबस है वो किस तरीके से आपके ओल्ड सिलेबस से डिफर करता है, उसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या वो बेसिक जो है चेंजेस हुए हैं उसके अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इंडियन सोसाइटी। अगर हम अपने ओल्ड सिलेबस की बात करें तो उसमें अप्रोक्स 10 यूनिट्स थी, बट यहां पर सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो अगर मैं इसको पार्ट 1 बोलूं इंडियन सोसाइटी को, तो इसका पहला यूनिट है जो बात करता है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी की। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी की, तो जो आपका ओल्ड सिलेबस है उसमें जो इंट्रोडक्शन था वो मेंशन था, इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, जिसके अंतर्गत उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद और क्लास और कम्युनिटी की बात करते थे। ठीक है, जो जो क्लास और कम्युनिटी, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद की बात करते थे, जो कि अब उस सिलेबस में नहीं है, न्यू सिलेबस में आपके नहीं है। और दो और तीन जो बिंदु हैं वो हैं, जैसे कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किस तरीके से, मतलब जो पॉपुलेशन है उसमें 60 प्लस कितना है, 0 से 5 कितना है, ठीक, 15 टू जो है 49 एज के कितने लोग हैं, इस तरीके की चीज। देन सेकंड इज रूरल अर्बन लिंकेज एंड डिवीजन, कि जो ग्रामीण और नगरीय समाज के बीच में क्या लिंकेज है और उनके बीच में क्या डिवीजन है ना। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है, मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। देन सेकंड यूनिट आइए देखते हैं क्या बोलती है। सेकंड यूनिट कहती है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस कॉन्टिन्यूटी एंड चेंजेस की बात करती है। तो ये जो यूनिट है ये हूबहू है एज इट इज ओल्ड सिलेबस की तरह से, जिसमें फैमिली एंड किनशिप है, एज वेल एज ओल्ड सिलेबस, कास्ट सिस्टम है, ट्राइबल सोसाइटीज हैं, एंड द मार्केट एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में ये भी एज इट इज रखा गया है ओल्ड सिलेबस के लिए के हिसाब से। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड यूनिट, जो बात करता है सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन के बारे में। ठीक है, तो जो सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन के बारे में बात करता है उसमें कास्ट प्रेजुडिस, यानी कि जाति पूर्वाग्रह, जो हम लोग अपनी कास्ट को ही प्रेफर करते हैं, उसी को ज्यादा बेहतर मानते हैं, उसकी बात यहाँ पर करी गई है। शेड्यूल कास्ट, जिसको आप एससी बोलते हो, एंड अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी जिसको बोलते हो, एज वेल एज ओल्ड सिलेबस में भी इसी तरीके से मेंशन है। फिर है मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो जनजातीय समाज हैं, वो कैसे मार्जिनलाइज हैं, कैसे मुख्य धारा के समाज से अलग हैं, ये भी ओल्ड सिलेबस में भी इस तरीके से इसको रखा गया है। देन स्ट्रगल फॉर वीमेन इक्वलिटी, कि जो महिला समानता के लिए जो संघर्ष है, ये भी हमारे ओल्ड सिलेबस में है, ये भी हमारे ओल्ड सिलेबस में है। ठीक है, फिर प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, की जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो रिलीजन की जो डेफिनेशन उसमें है कि 50% से अगर किसी रिलीजन के कम लोग हैं तो फिर वो माइनर हैं। ठीक, 50% से कम जनसंख्या वाले लोग, तो हिंदू ही एक मेजर रिलीजन है, बाकी सारे माइनर रिलीजन है। ठीक, तो उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई। फिर केयरिंग ऑफ द डिफरेंट एबल्ड, कि जो बेसिकली जो दिव्यांग जिनको आप बोलते हो, जिनको हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने दिव्यांग बोला है, वो चीज भी यहाँ पर रखी गई। ये भी हमारे ओल्ड सिलेबस की तरह से ही वहां से पिकअप किया गया है। नेक्स्ट है यूनिट 4, द चैलेंजेस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि जो विविधता में एकता, जो हम बहुत प्यार से बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, अलग अलग रिलीजन कास्ट क्रीड सबके लोग रहते हैं, उसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे कई बार आप रीजनलिज्म देखते हो, कई बार आप कम्युनलिज्म देखते हो, ये बहुत सारे इस तरीके के चैलेंजेस क्रिएट होते हैं। ठीक, तो ये चीज भी यहां पर रखी गई है। अब यहां पर प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद रीजनलिज्म, जातिवाद कास्टिज्म एंड पैट्रियार्की, यानी पितृसत्तात्मकता, जो हमारे समाज में है कि पापा की या पुरुष की ही समाज में या जो है चलती है, उन्हीं का अपना एक डोमिनेंस होता है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो ये भी ओल्ड सिलेबस की तरह से ही वहां से पिकअप किया गया है। फिर है रोल ऑफ द स्टेट इन अ प्लूरल एंड अनइक्वल सोसाइटी, कि राज्य की भूमिका के बारे में यहाँ बात करी गई कि एक असमान समाज में राज्य की क्या भूमिका है, राज्य कैसे उसके लिए एक बेहतर चीजें कर सकता है, कैसे उनके लिए एक बेहतर कह सकते हो कि
स्टैंड ले सकता है जिससे एक इक्वल सोसाइटी बन सके। फिर है व्हाट वी शेयर, हम क्या साझा करते हैं, ये भी हमारे ओल्ड सिलेबस की तरह से ही है। तो 4 यूनिट्स है। देन यहाँ पर जो चेंजेस है जो मैंने बोला था वो ये है कि देखिए एक तरीके से इसका सेगमेंट 2 बना दिया है, चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, जो कि ओल्ड सिलेबस में नहीं था, वहां पर यूनिट बाय यूनिट बस दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए यूनिट इसकी फर्स्ट क्या बोल रही है, यूनिट कह रही है द प्रोसेस ऑफ द सोशल चेंज इन इंडिया। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। तो यही बात है कि इसमें कोई यूनिट में कोई चेंजेस नहीं किए गए, बट उन्होंने सिलेबस को सेगमेंटल डिवीजन करा है। ठीक, तो इसमें करा गया है कि द प्रोसेस ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंज, जिसमें ठीक है, जिसमें उपनिवेशवाद, औद्योगिकरण और नगरीकरण को लाया गया है। ठीक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी जो है हमारे पुराने सिलेबस की तरह से ही रखा गया है। फिर द प्रोसेस ऑफ द कल्चरल चेंज, द प्रोसेस ऑफ कल्चरल चेंज, ये भी हमारे ओल्ड सिलेबस में है और उसी तरह हुबहू रखा गया है। मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन एंड सेकुलराइजेशन, ये सारे कंसेप्ट एम एन श्रीनिवास ने दिए और वैसे ही हुबहू इसको यहाँ पर लाया गया है। क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड लॉज। ठीक है, कि सामाजिक सुधार आंदोलन, जिसमें आप ब्रह्म समाज, आर्य समाज है ना, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय है और तमाम जो है अदर जो सोशल रिफॉर्मर हैं उनके बारे में आप पढ़ते हो। तो सारी चीजें यहाँ पर एज इट इज ओल्ड सिलेबस की तरह से पिकअप की गई है। नेक्स्ट है सोशल चेंज, इसकी यानी यूनिट 2 है सोशल चेंज एंड द पॉलिटी। ठीक है, जो है सामाजिक परिवर्तन और राजनीति कि उसका क्या यानी है यहाँ पर रोल है। तो ये भी इसमें चेंजेस नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, कि संविधान कैसे सोशल चेंज के लिए एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट रहा है। तो इसने जो कास्ट बाइज जो है उसको समाप्त किया है, इक्वल समाज बनाया है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, रूल ऑफ लॉ का जो है संतुलन लाने का काम करा है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर है पार्टीज, तमाम अलग अलग राजनीतिक दल हैं, बीजेपी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, है ना, तो ऐसे। फिर प्रेशर ग्रुप्स, ये भी मेंशन्ड है। फिर है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, कि लोकतांत्रिक राजनीति क्या होती है, वो भी ओल्ड सिलेबस की तरह से ही यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, फिर पंचायती राज जो 73 अमेंडमेंट से आया था, 73rd अमेंडमेंट से आया था। एंड द चैलेंजेस ऑफ द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आपने एक वेब सीरीज देखी होगी पंचायत, जिसमें प्रधानपति कल्चर है, कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो, कैसे रूपांतरण हो, कैसे महिलाओं को अधिकार मिले, कैसे ट्राइबल्स को, कैसे एससीज को राइट मिले, उन सब के बारे में यहाँ बात करता है। तो इसमें भी कोई चेंजेस है नहीं। नेक्स्ट थर्ड इज द सोशल चेंज एंड इकोनॉमी, द सोशल चेंज एंड इकोनॉमी। तो इसमें लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार, एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड एग्रेरियन सोसाइटी, है ना, कि भूमि सुधार की बात यहाँ पर करी गई है। ठीक है, हरित क्रांति की बात करी गई है, और एग्रेरियन समाज जो कृषक समाज है, रूरल सोसाइटी, एज वेल एज ओल्ड सिलेबस में भी सर मेंशन है। फिर फ्रॉम द प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, जो हमने 1991 में करा, जिसको हम एलपीजी भी बोलते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण, उसके बारे में बात करी कि उसके बाद हमारे सोसाइटी का जो सोशल फैब्रिक है कैसे चेंज हो गया, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन किया गया। फिर है चेंजेस इन द क्लास स्ट्रक्चर, कि वर्गीय संरचना में कैसे चेंजेस हुए। हमारे समाज में कास्ट सिस्टम पाया जाता था, क्लास स्ट्रक्चर आया बेसिकली अंग्रेजों के आने के साथ, ब्रिटिशर्स ने क्लास स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं जन्म दिया, है ना। तो उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है, एज वेल एज ओल्ड सिलेबस, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट इज न्यू एरेनाज ऑफ सोशल चेंज, जो यहां पर आपने देखा कि लिखा है कि न्यू एरेनाज ऑफ सोशल चेंज। ठीक, तो ओल्ड सिलेबस में क्या था, पहले था एरेनाज ऑफ सोशल चेंज। ठीक, उसकी जगह पर जो है न्यू एरेना ऑफ सोशल चेंज की बात यहां पर हो रही है। ठीक, और वो भी वहां पर न्यू एरेना ऑफ सोशल चेंज भी था, पर अलग अलग डिवीजन था जो यहां पर लाया गया है। इसमें मीडिया एंड सोशल चेंज एंड ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज, कि कैसे ग्लोबलाइजेशन ने सबको इफेक्ट करा है। ग्लोबलाइजेशन ने सभी को इफेक्ट करा है, ठीक है,
इसने हमारे एजुकेशन को इफेक्ट करा है, इसने हमारे सोशल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करा है, इसने हमारे कल्चर को इफेक्ट करा है, इसने हमारे जो है कह सकते हो इकोनॉमी को इफेक्ट करा है, हमारी पॉलिटिक्स को इफेक्ट करा है, हमारी जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, हर एक चीज को इफेक्ट करा है। वीमेन को अवसर दिए हैं, लेकिन एल्डर्स के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज के कंटेक्स्ट में हमने आपको पढ़ाई हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है, बस यूनिट में वहां न्यूरेन ऑफ सोशल चेंज है। नेक्स्ट इज कि सोशल मूवमेंट, ठीक, सोशल मूवमेंट। तो सोशल मूवमेंट में क्या है, आइए देखते हैं। क्लास बेस्ड मूवमेंट, वर्ग आधारित आंदोलन, जिसमें पीजेंट एंड वर्कर मूवमेंट यानी कृषक आंदोलन, और सेकेंड इज लेबर मूवमेंट या वर्कर मूवमेंट। तो जैसे मार्क्स कहता है ना कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए सारा जहां है ना। तो ठीक उस तरीके की बात। और वैसे जैसे पीजेंट मूवमेंट इंडिया में हुए, जो ब्रिटिशर्स पीरियड के टाइम पे बहुत ज्यादा हमें इस तरीके के मूवमेंट देखने को मिलते हैं, है ना। तो उनकी बात यहाँ पर मैंने करी आपसे। ठीक, क्लास बेस्ड मूवमेंट, जिसमें दलित मूवमेंट, बैकवर्ड जो है क्लास मूवमेंट, ट्रेंड एंड अपर कास्ट रिस्पॉन्सेस। जैसे जो ओबीसी के रिजर्वेशन की जब बात आई थी, तो किस तरीके से मंडल कमीशन और तमाम जो है कमीशन बने और तमाम तरीके के कह सकते हो कि टेंशंस क्रिएट हुई थी, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरीके से समाज के पिछड़े वर्ग को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करें। फिर वीमेन मूवमेंट एंड इन इंडिपेंडेंट इंडिया, की जो स्वतंत्र भारत में जो महिलावादी आंदोलन है वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर ट्राइबल मूवमेंट है, जनजाति विद्रोह है या आंदोलन है। और फिर इन्वायरमेंटल मूवमेंट, ये जो पर्यावरण मूवमेंट है, जिसमें चिपको, अप्पिको, है ना, नर्मदा बचाओ, और ऐसे तमाम मूवमेंट हैं जिनको यहाँ पर डिस्कस किया जाए। तो हमने आपको जो ओल्ड सिलेबस है और जो न्यू सिलेबस है उसके बीच में एक कंपैरिजन बताया कि क्या अपडेट्स हैं। आई थिंक ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।